कंपनी को अगर कैपिटल की जरूरत होती है तो वो क्या करती है? फाइनेंस स्टूडेंट अगर किसी भी कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है तो व्हाट इट डज, वो क्या करती है? वो प्राइमरी मार्केट में जाती है। तो प्राइमरी मार्केट इज द फर्स्ट प्लेस जहां से कैपिटल जनरेट होता है। फाइन, प्राइमरी मार्केट इज द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर कैपिटल जनरेट्स फॉर द कंपनी। So there are three ways by which company may raise capital in primary market. कंपनी जो प्राइमरी मार्केट है उसमें तीन तरीके से क्या कर सकती है? What company will do? There are three ways to raise the capital in a primary market. प्राइमरी मार्केट में तीन तरीके से कंपनी क्या करती है? कैपिटल को रेज कर सकती है। एक होता है पब्लिक इशू, जो मैंने अभी आपको बताया, आईपीओ लेके आती है कंपनी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम कंपनी ने अपने शेयर को मार्केट में इशू किया, ठीक है, तो वो तो आपको मालूम है। चलिए, राइट इशू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कंपनी सेकेंड टाइम अपने नए शेयर्स को मार्केट में लेके आती है, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। जब कोई कंपनी किसी भी नए शेयर को सेकेंड टाइम मार्केट में लेके आती, पहली बार कुछ शेयर थे उनको मार्केट में ले आई कंपनी, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं। अब कंपनी को फिर फंड की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो कंपनी ने कहा कि अब कुछ और इशू, हम कुछ और शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं। पर क्या होता है, यहां पर एक लॉजिक है। जैसे मान लीजिए एक बार में किसी कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में लॉन्च कर दिए, और मान लीजिए वो कुछ 40,000 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 1 लाख शेयर 40,000 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं और आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर है। 1 लाख शेयर टोटल इशू किए कंपनी ने, यू हैव 100 शेयर्स विथ यू, आपके पास उसमें से 100 शेयर्स है। तो आपकी उस कंपनी के अंदर जो शेयरिंग है वो अभी है 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है। अभी आपकी जो शेयरिंग है वो कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब कंपनी ने नए 1 लाख शेयर लाने की सोची मार्केट में, उसके थ्रू दे आर इंटरेस्टेड टू कलेक्ट मोर मनी। अब हुआ क्या कि जब आप 1 लाख शेयर और मार्केट में लाएंगे तो आपकी जो पार्टनरशिप है, जो 100 शेयर की थी, वो और डाइल्यूट हो जाएगी। पहले 1 लाख में 100 शेयर थे, अब 2 लाख में 100 शेयर हो जाएंगे। गॉट इट? पहले 1 लाख में 100 शेयर थे, अब 2 लाख में 100 शेयर हो जाएंगे। तो ऐसी डाइल्यूशन को रोकने के लिए जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं? वो पहला जो राइट है, राइट का मतलब यहां पर है अधिकार। द फर्स्ट राइट ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ही कंपनी क्या देती है? प्रिविलेज देती है। प्रिविलेज मतलब कि भैया हमने पहले 1 लाख इक्विटी शेयर लॉन्च किए थे, यू हैव गॉट 100, नाउ वी आर लॉन्चिंग 1 more lakh। तो आपकी जो स्टेक है, स्टेक मतलब हिस्सेदारी, वो डाइल्यूट नहीं हो। डाइल्यूट नहीं हो मतलब 2 लाख में अगर 100 शेयर है तो डाइल्यूट हो गई, 1 लाख में 100 शेयर है तो कम है, 2 लाख में 100 शेयर है तो बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा। डाइल्यूशन मतलब आपका अधिकार कम हो जाएगा, आपका हिस्सा कम हो जाएगा। यहां पर हिस्सा कम होने वाली बात है। सो व्हाट कंपनी डज, कंपनी गिव्स प्रिविलेज टू दी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास 100 शेयर है। जैसे एक एग्जांपल बताया कि आपके पास 100 शेयर है, तो आपके पास कंपनी एक लेटर भेजेगी और वो बोलेगी कि हमने हमारे नए इशू लॉन्च किया है और हम राइट इशू के तहत हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे इक्विटी शेयर को खरीदिए, जिससे आपका डाइल्यूशन नहीं होगा। तो अगर आप समझदार हैं तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 रास्ते हैं, आप चाहें तो राइट इशू को यूज कर सकते हैं। अब आप 100 शेयर और खरीद लीजिए। तो पहले 1 लाख पे 100 शेयर थे, अब 2 लाख पे 200 शेयर है, तो आपका डाइल्यूशन रुक गया, यानी कि आपके जो अधिकार हैं वो वापस बराबर आ गए। कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो राइट इशू में नहीं जाते हैं, राइट इशू के लिए एग्री नहीं करते। उस कंडीशन में जितने शेयर्स राइट इश्यूज में खरीद लिए जाते हैं वो बिक जाते हैं, और जो रिमेनिंग शेयर बचते हैं उनको कंपनी दोबारा आईपीओ के फॉर्म में मार्केट में लेके आती है। दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राइट इशू। पहला हो गया पब्लिक इशू। पब्लिक इशू मतलब ऑब्वियसली
पब्लिक में आप इशू लेके आए किसी शेयर का, वो पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। राइट इशू किसके लिए? राइट इशू जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता है। राइट इशू इज ऑलवेज फॉर द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। Public share is for everyone, public issue is for everyone, but right issue is for the existing equity shareholders. ठीक है। थर्ड इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है मैं जिन लोगों को जानता हूं उन लोगों को कुछ शेयर बेचूं। जैसे समटाइम्स इट हैपन्स कि आपने सुना होगा कि कुछ बैंक्स होते हैं वो किसी कंपनी के शेयर लेने में इंटरेस्टेड होते हैं। सो व्हाट कंपनी कैन डू, कंपनी उनको कुछ शेयर सीधे दे सकती है, सीधे अलॉटमेंट कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं, अभी आज LIC का एडवर्टाइजमेंट आया है, आप देखिएगा, इट इज इन टाइम्स ऑफ इंडिया और इन दैनिक भास्कर किसी पेपर में आया हुआ है। सो उसमें जो लिखा हुआ है वो ये हुआ है कि जो जिनके पास LIC की पॉलिसी है उनको कंपनी प्रिविलेज दे रही है कि वो कंपनी का शेयर खरीदे। LIC अपना IPO लेके आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रही है, तो उसने जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनके पास LIC की कोई भी पॉलिसी हो, उसको उन्होंने प्रिविलेज दिया है कि हमने आपके लिए कुछ शेयर अलग से रखे हुए हैं, आप ले सकते हैं। उसके लिए उन्होंने तरीका भी बताया हुआ है, विच हैज बीन रिटन इन द न्यूज़पेपर, यू मस्ट गो थ्रू विद दिस न्यूज़पेपर। उसमें बाकायदा तरीका लिखा हुआ है कि आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर अपडेटेड होना चाहिए, आपके पास आपका पॉलिसी नंबर होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। सो ये इट्स नॉट राइट इशू, ये राइट इशू नहीं है। राइट इशू क्या होता है? जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कोई शेयर ऑफर किया जाता है, नया शेयर, उसको हम राइट इशू बोलते हैं। ये एक तरीके का आप मान सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, जो हमने LIC की बात की है, इट्स काइंड ऑफ अ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। तो कई बैंक्स होते हैं, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको कंपनी अपने शेयर सीधे बेच देती है, उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का एक अच्छा एग्जांपल है व्हेन कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कभी अगर कोई कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको कंपनी जिनको जानती है, इनफैक्ट अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलता हूं तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक डायरेक्टर्स in that company to my family members or to my friends or to my near and dear, and what I will do, उनको मैं कंपनी के शेयर बेच दूंगा। सो इसको भी हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एक हो गया पब्लिक इशू, एक हो गया राइट इशू, एक हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। एक और होता है जो यहां पर जरूरत तो नहीं है पर बता दूं मैं आपको, उसको बोलते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर का जो खेल है वो आता है जब कंपनी की प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो पैसा बचता है, जहां पर हम EPS निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर। कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो अर्निंग पर शेयर होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं बांटती है, उसको वो कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट कर देती है। तो जो इन्वेस्टर है वो बोलता है कि भाई मेरा पैसा था, आपने तो कंपनी में दोबारा लगा दिया, मुझे क्या मिलेगा। तो कंपनी का जो बोर्ड है वो तय करता है कि वो जो शेयर का पैसा आपको मिलना चाहिए था, प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए था, दैट यू कुड नॉट गेट, आपको नहीं मिला है। सो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, मतलब कंपनी क्या करेगी, आपको उस पैसे के बदले में जो कंपनी में लग चुका है, जिसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार था, दैट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट व्हाट विल हैपन, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको क्या हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, उस पैसे के बदले में कंपनी उनको बोनस इशू डिक्लेयर कर देगी। पैसा नहीं देगी, पैसे के बदले में शेयर इशू कर देगी, उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर। तो ये तीनों चीजें आपको समझना जरूरी थी। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल बाय न्यू कंपनी इज थ्रू सेल ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड पब्लिक इशू। बता दिया मैंने अभी आपको, पब्लिक को बेचना होता है पब्लिक इशू। When an existing company wants to raise additional capital, security are first offered to the existing shareholder। जब कंपनी नए शेयर लॉन्च करना चाहती है और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देती है, उसको राइट इशू बोलते हैं। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट इज ऑलवेज सेलिंग सिक्योरिटीज प्राइवेटली टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कि प्राइमरी मार्केट है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं। इसके बाद आपके उसमें सिलेबस में वो है IPO। तो IPO के बारे में पूरा डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट
फॉर सेकेंडरी सेल्स ऑफ द सिक्योरिटीज। जब एक बार प्राइमरी मार्केट खत्म हो जाता है उसके बाद सेकेंडरी मार्केट शुरू होता है, एंड सेकेंडरी मार्केट इज द प्लेस वेयर the securities which have been purchased either in primary market or in secondary market, it is traded in secondary market only। ऐसा secondary market ऐसा शेयर मार्केट होता है जहां पर कोई भी सिक्योरिटी वो या प्राइमरी मार्केट से खरीदी हुई हो या सेकेंडरी मार्केट से खरीदी हुई हो उसका ट्रेडिंग होता है। In other words, securities which have already passed through the new issue market are traded in this market। On other words, securities which have already passed through the new issue market are traded in this market। जो securities पहले से ही primary market में बेची जा चुकी है, it is traded in the secondary market। So generally such securities are quoted the stock exchanges, है ना। इस तरह की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनकी शेयर मार्केट में कोटिंग होती है। कोटिंग का मतलब होता है उनकी प्राइस को शेयर मार्केट बताता है, खरीदने की और बेचने की दोनों की कोट्स दिए जाते हैं। कोट्स का मतलब होता है ऑफर दिया जाता है। जो आदमी खरीदना चाहता है वो अपना ऑफर देता है, जो बेचना चाहता है वो अपना ऑफर देता है। एंड इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस एंड रेगुलर मार्केट टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सो इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस एंड रेगुलर मार्केट टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। यहां पर बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज की रेगुलरली होती है सेकेंडरी मार्केट में। दिस मार्केट कंसिस्ट ऑफ all stock exchanges recognized by the government of India। ये जो मार्केट होते हैं कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, और इनमें जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है वो है एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और जो हमारे यहाँ के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दोज स्टॉक एक्सचेंजेस आर रेगुलेटेड अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत हमारे यहाँ के सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज प्रिंसिपल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया विच सेट्स द टन ऑफ अदर स्टॉक मार्केट, टोन ऑफ अदर स्टॉक मार्केट। हमारा जो बॉम्बे स्टॉक मार्केट है ये हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, जो दूसरे शेयर मार्केट्स के ट्रेंड को भी सेट करता है या टोन करता है। इसके बाद एनएससी आया था, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बीएससी, और बीएससी की जो स्थापना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है वो सबसे पुरानी है एशिया में, ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। कब? 1875 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड। सो इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, ठीक है। एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर वर्किंग फॉर ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और जो लेटेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम एनएससी बोलते हैं, ये लगभग 93, 90, 91, 92, 93, 94, 92, 93, 94, 92 में इसके बारे में एक्ट पास हुआ, 93 में इसका फॉर्मेशन हुआ, और 94 में शेयर मार्केट में इसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई, इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग हो गई, किसमें? एनएससी में। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से आपको ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी मार्केट है, सॉरी सेकेंडरी मार्केट है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। और ये लॉन्ग टर्म लोन मार्केट, ये भी मॉर्गेज मार्केट है, इससे भी हमको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, मनी मार्केट की भी हमको जरूरत नहीं है। अब मैं आपको, क्योंकि अब थोड़ा समय बचा है, तो आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में कुछ समझ में आया होगा। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड। कोई बच्चा बता सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में कुछ समझ में आया हो तो? Able to understand? Yes, sir. Okay. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द आईपीओ? आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफर कैसे किया जाता है, ये हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आईपीओ को कैसे किया जाता है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखता हूं इसमें अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको वैसे ही वर्बली बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आईपीओस को लॉन्च करते हैं। देखिए, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। जब भी किसी कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है तो कैपिटल रेज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ।
तो आईपीओ किया कैसे जाता है पहले हम ये बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपनी का जो बोर्ड होता है वो ये तय करता है कि हमको कितना कैपिटल मार्केट से लाना है, हमको कितना कैपिटल मार्केट से लाना है। अब सबसे पहले कंपनी को कैपिटल मार्केट से लाना है तो उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो परमिशन के लिए सबसे पहले एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। कंपनी का एक ऑथराइज कैपिटल होता है, और वो जो ऑथराइज कैपिटल होता है वो कैसे होता है, उसके लिए जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो तय करता है कि हमको कम से कम इतना शेयर कैपिटल आने वाले 10 साल में लगेगा। इस साल अभी हम मान लीजिए कि 10 लाख इक्विटी शेयर हमको लॉन्च करने आने वाले 10 साल में, तो अभी हम 3 लाख करेंगे, 2 साल बाद हम फिर 3 लाख कर देंगे, फिर 5 साल बाद हम फिर 4 लाख कर देंगे। पर ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, आपको ऑथराइजेशन तो लेना पड़ेगा। तो ऑथराइजेशन लेने के लिए आपको कहां जाना होता है, ऑथराइजेशन लेने के लिए आपको सेबी में जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी का जो डायरेक्टर है वहां जाके आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो दोनों आपको परमिशन दे देते हैं, एंड वंस इट इज परमिटेड, एक बार इसकी परमिशन मिल गई उसके बाद आपके पास कैपिटल इश्यू करने का अधिकार हो जाता है कि कितना कैपिटल इश्यू कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी कंपनी को पहले साल में दैट कंपनी इज इंटरेस्टेड टू इश्यू 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, फेस वैल्यू 10 रुपए है, और 3 लाख इक्विटी शेयर लॉन्च करने। अब ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर लॉन्च करना अपने आप में बहुत बड़ा हरक्यूलिस टास्क है। हरक्यूलिस टास्क है मतलब बहुत ही मेहनत का काम है, और मेहनत का काम है मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक कंपनी अपने आप में अगर न्यू इश्यू को लॉन्च करने के लिए जाए तो कंपनी को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कंपनी को एक अलग से स्टाफ, अलग से ऑफिस खोलना पड़ेगा, जिस ऑफिस का काम ही पूरा नए इश्यू को मार्केट में लाना है, ठीक है। अब समस्या यह है कि अगर ऐसा कुछ करना है तो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, ये काम बहुत मुश्किल है। तो आजकल आउटसोर्सिंग शुरू हो गई है न्यू इश्यू के लिए। आउटसोर्सिंग मतलब समझते होंगे आप लोग, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे घर में सिक्योरिटी करवानी है, हमको सुरक्षा करानी है, तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम रात में डंडा लेके बाहर बैठे रहें, पर वो संभव नहीं है, हमको रात में सोना है, दूसरे दिन काम पे जाना है। तो दूसरा तरीका हो सकता है हम किसी सिक्योरिटी एजेंसी से बात करें कि भाई हम आपको महीने में इतना पैसा देंगे, और इस पैसे के बदले में व्हाट वी विल डू, हम आपसे सिक्योरिटी चाहते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमारी उस व्यवस्था को आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। सेम थिंग हैपेंस इन द शेयर मार्केट ऑल्सो। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि जब कोई कंपनी, शेयर मार्केट में नहीं, जब कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लाना चाहती है तो वो इस पूरे शेयर को लॉन्च करने के लिए एक प्रोसेस अपनाती है, और उस प्रोसेस के लिए वो क्या करते हैं, दे हायर मर्चेंट बैंकर्स। एक टर्मिनोलॉजी है मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, बैंकर्स मतलब बैंक्स। तो मर्चेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंकर्स को वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। अब क्या होता है, दे कॉल मर्चेंट बैंकर्स। तो मर्चेंट बैंकर का काम क्या होता है, बेसिकली मर्चेंट बैंकर का जो काम होता है वो ये होता है कि जो आपका नया इशू है उसको पूरी तरीके से मार्केट में इशू करवाया जाए, उससे जो पैसा इकट्ठा हो वो कंपनी को दे दिया जाए। आखिरी में एक रजिस्टर बनता है जिसमें ये लिखा रहता है कि कितने शेयर किसको दिए, अलॉटमेंट लिखा रहता है। वो शेयर का जो रजिस्टर है वो कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाए। ये पूरी सर्विसेज देके और कंपनी बाहर हो जाती है, आउटसोर्स कंपनी। तो ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, ठीक है। अब इस मर्चेंट बैंकिंग कंपनी के अंदर कौन कौन से लोग काम करते हैं। सबसे पहला जो शख्स होता है जो आईपीओ को लेके आता है उसको हम बोलते हैं, मैं प्रोसेस बता रहा हूं आपको आईपीओ को लाने का। सबसे पहला शख्स जिसको अपॉइंट करना होता है उसको हम बोलते हैं लीड मैनेजर। एक शेयर को लॉन्च करने के लिए या एक कंपनी के शेयर को लॉन्च करने के लिए एक से ज्यादा लीड मैनेजर्स हो सकते हैं। लीड मैनेजर का मतलब होता है जो इस पूरे आईपीओ को लीड करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग एक लीडर को अपॉइंट कर देते हैं कि भाई नाउ यू आर द लीडर, यू हैव टू लुक आफ्टर द होल सीन ऑफ आईपीओ। आपको पूरा आईपीओ खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, अब क्या तरीका है, अब तरीका क्या है कि आईपीओ आपने दिखा दिया, मतलब आईपीओ के लिए आपने एक लीड मैनेजर को अपॉइंट कर दिया। लीड मैनेजर क्या चाहता है, लीड मैनेजर नॉर्मली 2 तरीके से काम कर सकता है, या तो
सैलरीड की तरह तो काम नहीं करेगा, वो बेसिकली कमीशन के हिसाब से काम करता है। कितना बड़ा आईपीओ आ रहा है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा वो कमीशन मांग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लीड मैनेजर हम अपॉइंट करते हैं, एक से ज्यादा लीड मैनेजर उस आईपीओ के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। लीड मैनेजर का मतलब होता है लीडर। अब उस लीड मैनेजर को बोला जाता है कि भाई अब आपको आगे की टीम तैयार करनी है। तो आईपीओ के लिए अगली जो टीम होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। उसमें सबसे पहला जो शख्स होता है वो होता है रजिस्ट्रार टू इशू। शेयर्स को इशू करने के लिए रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया जाता है। किसको इशू क्या अपॉइंट किया जाता है? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार का काम एक तरीके से सेक्रेटरियल वर्क होता है। नॉर्मली कोई कंपनी सेक्रेटरी लेवल का आदमी हो सकता है, या इनफैक्ट कोई बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जिसको क्या अपॉइंट किया जा सकता है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का काम क्या होता है? रजिस्ट्रार का काम होता है पूरा काम शेयर को लॉन्च करके मार्केट में पहुंचाना, उससे पैसा कलेक्ट करना, शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना, और फाइनल जो रजिस्टर है वो बना के सारा सेटलमेंट करके वाइंड अप करके कंपनी के ओनरशिप को सुपुर्द करना। ये पूरा काम होता है रजिस्ट्रार का। तो रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट बेसिकली कंपनी खुद करती है, बट विद द कंसेंट ऑफ लीड मैनेजर। लीड मैनेजर उसमें एडवाइजरी का रोल प्ले करता है कि यस हमको क्या करना चाहिए, हमको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अपॉइंट करना चाहिए। तो पहला हो गया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आपको उसका काम बता दिया। ये दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक से ज्यादा अंडर राइटर हो सकते हैं। अंडर राइटर भी एक तरीके की मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है। तो अंडर राइटर कौन होते हैं? जैसे एक कंपनी मान लीजिए 1 लाख शेयर लॉन्च कर दिया। अब कंपनी को ये डाउट है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो शेयर्स हैं ये अंडर सब्सक्राइब हो जाएं। अंडर सब्सक्राइब मतलब 1 लाख शेयर बिकना चाहिए, पर पता लगा कि 70,000 शेयर ही बिक रहे हैं। ठीक है, कितने शेयर बिक रहे हैं? 70,000 शेयर। 1 लाख शेयर बेचने चाहिए थे बट 70। अब 30,000 शेयर बच गए तो कंपनी की तो नाक कटेगी। सो व्हाट कंपनी डज? कंपनी अपॉइंट अंडर राइटर्स। बेसिकली अंडर राइटर्स कौन होते हैं? ये लोग कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, और ये कंपनी को क्या करते हैं? ये कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किस चीज के लिए? जो शेयर नहीं बिकेंगे उनको ये खरीद लेंगे। इनका काम सीधा सीधा है कि कोई भी शेयर अनसब्सक्राइब नहीं होना चाहिए। ऑल द शेयर्स शुड बी सब्सक्राइब्ड। सारे शेयर बिक जाने चाहिए। तो अंडर राइटर वो रिस्क पूरा अपने ऊपर अवेल करते हैं। पहले से ही इनका कमीशन तय हो जाता है कि भाई हम तो कमीशन पे काम कर रहे हैं और आपके शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी हमारी। दोज आर कॉल्ड अंडर राइटर्स। पहला हो गया लीड मैनेजर, दूसरा हो गया रजिस्ट्रार टू कंपनी, रजिस्ट्रार टू इशू, थर्ड इज द अंडर राइटर। चौथा एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो नॉर्मली जितने भी ब्रोकर्स होते हैं मार्केट में, एजेंट्स होते हैं, ये सब क्या कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो मार्केट में आपने शेयर मार्केट के ब्रोकर्स के नाम सुने होंगे, ब्रोकरेज हाउसेस के नाम सुने होंगे। मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना होगा, बोनेंजा का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट में काम करती हैं। दीज आर ब्रोकर्स, इनके एजेंट्स, सब एजेंट्स होते हैं। एंड व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं? वो बेसिकली आपके जो शेयर्स हैं उनको बिकवाने का काम करते हैं। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। सो व्हाट हैपेंड, उनका काम क्या होता है? अंडर राइटर्स का शेयर को बिकवाने का काम करना। ठीक है, सो शेयर को सेल करने का, बिकवाने का काम होता है। तो व्हाट हैपेंड, डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का काम ब्रोकर्स या एजेंट्स करते हैं, जिनको कंपनी बोलती है कि भाई आप हमारे शेयर्स को मार्केट में बेचें। ठीक है, फिर होता है, इसमें नहीं है, एक होता है कलेक्शन बैंक। कलेक्शन बैंक मतलब होता है कि जो शेयर लॉन्च किया जा रहा है उस शेयर की जो एप्लीकेशन है वो इन्वेस्टर भरेगा। भरने के बाद पैसे सहित दे विल डिपॉजिट इनटू द बैंक, वो बैंक में डिपॉजिट कर देगा। तो बैंक क्या करता है? वो जो पैसा लोगों ने कंपनी में लगाया है उसको कलेक्ट करके एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्रार टू इशू के पास पहुंचाने का काम करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो काम होता है आजकल ऑनलाइन होने लगा है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू व्हाट हैपेंड, अगर आपको किसी कंपनी को आईपीओ खरीदना है तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, फिल ऑल दी नेसेसरी डेटा, आपका जो जरूरी डेटा है वो फिल करिए, और उसके बाद व्हाट यू विल डू, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद
आपका शेयर कंपनी के, मतलब आपका जो पैसा है वो कंपनी के पास डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, एक हो गया बैंक। ठीक है, अब इसके साथ ही कंपनी को एक और चीज है जिसको अपॉइंट करना होता है, वो होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट का काम मतलब आपने देखा होगा पेपर में आईपीओ आता है, ठीक है ना, तो जो आईपीओ आता है उस आईपीओ को क्या किया जाता है? उस आईपीओ को बेसिकली व्हाट हैपेंस, उस आईपीओ को बनाने की जो जिम्मेदारी है, उसकी ड्राफ्टिंग जो होती है, उस पूरी ड्राफ्टिंग का काम किसका होता है? उस ड्राफ्टिंग का काम वैसे तो कंपनी का होता है, पर उसको पेपर में लाने का या न्यूज़पेपर में लाने का या न्यूज चैनल के ऊपर लाने का या टेलीविजन के ऊपर लाने का जो एडवर्टाइजमेंट का काम है, उसके लिए भी एक कंपनी अपॉइंट की जाती है जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी। फाइन। तो इस तरीके से क्या किया जाता है? इस तरीके से कंपनी शेयर्स को लॉन्च करती है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया, इसमें इतनी सारी इंटरमीडिएटरीज होती हैं। ठीक है ना, अब क्या होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, शेयर जब भी आईपीओ में आता है तो उसको प्रोस्पेक्टस के थ्रू लॉन्च किया जाता है। प्रोस्पेक्टस मतलब अगर आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े तो जब आईपीओ आता है तो उसका पूरा प्रोस्पेक्टस आता है। प्रोस्पेक्टस मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर उस कंपनी के पूरे डिटेल होते हैं, और ये भी होता है कि ये जो आईपीओ आया है ये किसका आया है, कैसे आया है, ये क्यों आया है, इसके बारे में पूरा डिटेल उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें ये सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है तो इट इज इजियर फॉर द इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड, और वो इतना आसान होता है कि कोई भी इन्वेस्टर जो उस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है या नहीं भी लगाना चाहता है, उसको उस कंपनी के बारे में काफी सारा डिटेल पता लग जाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। आप किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आप प्रोस्पेक्टस मांगते हैं वहां पर, है ना। तो वो जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या करता है? प्रोस्पेक्टस उस कंपनी के बारे में, उस स्कूल कॉलेज के बारे में डिटेल आपको बताता है। इसी तरीके से ये जो आईपीओ है इसका डिटेल भी हमको पता कैसे लगता है? इसका भी हमको जो पता है वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू लगता है। तो प्रोस्पेक्टस बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार की होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो रजिस्ट्रार हो गया, लीड मैनेजर हो गया, अंडर राइटर हो गया, देन डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, देन इशूइंग बैंक हो गया। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी समझ ली। तो ये सब मिला के ये आपके जो आईपीओ होता है या न्यू इश्यू मार्केट होता है, उस न्यू इश्यू मार्केट का क्या होता है? ये पूरा इंटरमीडिएटरीज है। न्यू इश्यू मार्केट की ये सारी इंटरमीडिएटरीज है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है? ऑथराइज कैपिटल लाती है, उसमें से जो नया इश्यू होता है उसको लेके आने के लिए सेबी से परमिशन लेती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया परमिशन देता है, फिर लीड मैनेजर अपॉइंट होता है, सॉरी लीड मैनेजर पहले ही अपॉइंट हो जाता है, अंडर राइटर, रजिस्ट्रार टू इशू, डिस्ट्रीब्यूटर एंड बैंक, ये सभी का अपॉइंटमेंट हो जाता है। और इनको अपॉइंट होने के बाद क्या होता है? इनको अपॉइंट करने के बाद फाइनली व्हाट हैपेंड, इनको अपॉइंट करने के बाद कंपनी अपना इन्हीं के माध्यम से नया इश्यू मार्केट में लेके आती है। एप्लीकेशंस लोगों की कलेक्ट की जाती है, एक फॉर्मूले के तहत उस इक्विटी को, मतलब जो शेयर्स हैं, तो शेयर्स आर अलॉटेड टू इंडिविजुअल पब्लिक, और ये कोशिश की जाती है कि किसी ने अगर एक एप्लीकेशन भी दी है तो उसको शेयर मिलना चाहिए। अब यहां पर एक चीज और है कि कभी भी कोई आईपीओ आता है तो आजकल एक प्राइस बैंड के तहत आता है, ध्यान रखिएगा, प्राइस बैंड शब्द यूज किया मैंने। एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जब शेयर नया नया बनता है तो उसके ऊपर जो स्टैंपिंग होती है अमाउंट की, तो नॉर्मली वो 10 रुपए या 5 रुपए की होती है, तो उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। पर जब मार्केट में आईपीओ लेके आया जाता है तो नॉर्मली वो या तो प्रीमियम पे आता है या डिस्काउंट पे आता है। प्रीमियम मतलब 10 रुपए की जगह 200 रुपए, डिस्काउंट का मतलब 10 रुपए की बजाय 8 रुपए, 5 रुपए, 9 रुपए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया जाता है तो एक पेपर में आप देखिएगा जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें लिखा रहता है प्राइस बैंड 250 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में। तो जिसको भी इक्विटी शेयर खरीदना होता है वो अपनी कोटिंग करता है। जैसे मान लीजिए मुझे 10 शेयर खरीदना है, मैंने सोचा मैं 301 रुपए में 10 शेयर खरीदूं, तो मैं क्या करूंगा? 301 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास पैसा भेज दूंगा। किसी ने 310 भरा, किसी ने 305 भरा, ठीक है ना। इस तरीके से सबने अपने अपने कोटेशन दे दिया और पैसा भेज दिया। फिर पैसा कंपनी के पास पहुंचा। जिस दिन कंपनी अपने आईपीओ को ओपन करेगी उस दिन वो क्या करेगी?
इन सभी का एवरेज निकालेगी, जितने लोगों ने पैसा जमा किया इनका वेटेड एवरेज निकलेगा, और वेटेड एवरेज के हिसाब से वो उस आईपीओ का उस दिन का जो शेयर है उसकी प्राइस डिक्लेयर करेगी। मान लीजिए उसने डिक्लेयर किया 310 रुपए, सबको अलॉट किया 310 रुपए में, तो मान लीजिए मैंने 310, 301, 301 मतलब 2 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 602 रुपए जमा किया था, तो मुझे एक ही शेयर देगी कितने में, 310 में, बाकी पैसा कंपनी मुझे लौटा देगी। और उसमें टाइम पीरियड है कि विद इन 15 डेज कंपनी को वो पैसा जो कस्टमर है जिसने उस शेयर को खरीदा था उसके अकाउंट में जमा करना है, अदरवाइज इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट इज वेरी हाई। तो यहां पर आके आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो शेयर हमने न्यू इश्यू मार्केट में लॉन्च किया था, वो 15 दिन के अंदर अंदर हमको स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना होता है। स्टॉक मार्केट में अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो उसका ट्रेडिंग नहीं होगा। तो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करके इट विल बी ओपन फॉर द ट्रेडिंग, और वो ट्रेडिंग के लिए ओपन हो जाता है। तो यहां आके आपका सेकेंडरी मार्केट शुरू हो जाता है। सेकेंडरी मार्केट में शेयर की ट्रेडिंग चलती है, आपको भी मालूम है कैसे ट्रेडिंग चलती है। स्टॉक मार्केट्स है हमारे यहाँ, बीएससी है, एनएससी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड द आईपीओ। एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आया आप लोगों को? यस सर। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए, तो जो आपका एक टॉपिक था वो ओवरऑल कवर हो चुका है। अब आपका एग्जाम है। एग्जाम में अगर आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में पूछा जाए तो मेरे अंदाज से आज का जो हम लोगों की समरी है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। उसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ब्रॉडर वे में लिखने की कोशिश करिएगा, एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट। जो मैंने आपको समझाया है ये बहुत पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। आपको ये नहीं बताना है जैसे नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। अब सेकेंडरी मार्केट के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना था, एनएससी कब बना था, है ना, ये स्टैटिस्टिकल डेटाज हैं। ये चाहे तो आप देख लीजिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या फंक्शन है, स्टॉक सेकेंडरी ये जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या फंक्शन है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अदरवाइज दिस इज ओवरऑल अबाउट प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड आईपीओ। तो can we stop the session for today? आज का सेशन खत्म करें हम? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुना, आप लोगों का धन्यवाद। क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। करते हैं रेगुलरली, ओके। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है एमबीए के बच्चों के लिए या किसी भी कोर्स के लिए, if you are attending the classes regularly, if you are going to the institute regularly, आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली कुछ चेंज आता है जो आपको अभी नहीं पता लगेगा, या आपको तब पता लगेगा when you will be joining any organization. So मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलरली अपने इंस्टीट्यूशन जाएं और अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करें कि अपनी क्लास लें, क्योंकि टीचर्स तो क्लास लेने के लिए तैयार रहते हैं, जब बच्चे नहीं जाते तो उनका मन खराब होता है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टीचर से क्या ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लोगों को एक्सेल नहीं आता है, एमएस एक्सेल, तो एक्सेल जरूर सीखिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेगुलरली डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप रेगुलरली डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक्सेल जानते हैं और क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं, प्लेसमेंट आपका हो जाएगा अच्छे से, और लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा सीरियसली काम कर पाएंगे। पेशेंस को थोड़ा डेवलप करिए, धैर्य को बहुत डेवलप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी। आपका आभार और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? नहीं? चलिए, थैंक यू। थैंक यू। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।